हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं CSIR नेट दिसंबर 2019 लाइफ साइंस का पेपर। वी आर ऑन पार्ट सी। क्वेश्चन आईडी 1879801 से स्टार्ट करेंगे आज हम। तो ये जो आज क्वेश्चन है वो है हमारा सेल मेम्ब्रेन का। तो मेम्ब्रेन ऑफ फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया का डिफरेंस बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला डिफरेंस ये होता है कि फॉस्फोलिपिड्स में जो ग्लिसरॉल्स होते हैं बैक्टीरियल की मेम्ब्रेन में हमारे डी ग्लिसरॉल होते हैं, वाइल आर्की बैक्टीरिया में हमारे एल ग्लिसरॉल होते हैं। ये पहला डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, ठीक है। एंड सेकंड हमारा डिफरेंस जो याद रखना है दैट इज़ बॉन्ड्स का। जो ग्लिसरॉल्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं। बैक्टीरियल के केस में हमारे होते हैं ईस्टर बॉन्ड्स एंड आर्की बैक्टीरिया के केस में होते हैं हमारे ईथर बॉन्ड्स। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स कंसिस्ट ऑफ द डी ग्लिसरॉल, जो कि पहला डिफरेंस है, लिंक टू द हाइड्रोफोबिक चेन विथ ईस्टर बॉन्ड, जो हमारा सेकेंड डिफरेंस है। वेयर एज दोज ऑफ द आर्की बैक्टीरियल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द एल ग्लिसरॉल लिंक टू द हाइड्रोफोबिक टेल थ्रू ईथर बॉन्ड्स। ओके, ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एक्चुअली सेम क्वेश्चन आ चुका है, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ चुका है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। डिलीशन एनालिसिस ऑफ अ प्रमोटर रीजन ऑफ अ जीन वाज कैरीड आउट टू आइडेंटिफाई द रेगुलेटरी एलिमेंट्स इन इट। In the figure below, the filled boxes denote the area of the deletions and the observed activity of the promoter are as shown। देखिए, ये हम लोग को यहाँ पे दे रखा है, एक्टिविटी का ग्राफ दे रखा है एंड हम लोग को ये बताया है कि प्रमोटर जो है जब यहाँ पे डिलीशन नहीं होता तो उसकी एक्टिविटी जो होती है वो 100 होती है, ठीक है। ये हमने नोट कर लिया। अब जब हमने 250 टू 300 का रीजन हमने डिलीट किया है तो यहाँ पे एक्टिविटी उसकी सेम रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए, अगर हमारी कोई पार्ट डिलीट करने से एक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारा कोई पॉजिटिव रेगुलेटर है, पॉजिटिव प्रमोटर है, प्रमोटर में कोई पॉजिटिव साइट है जो हमारी डिलीट हुई है, जिसकी वजह से एक्टिविटी डिक्रीज़ हुई है। अगर हमारा कोई पॉइंट डिलीट करने से एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब हमने रिप्रेसिंग साइट में कोई डिलीशन किया है, वहाँ पे कोई रिप्रेसिव बाउंड होता था, वहाँ पे डिलीशन किया है जिसकी वजह से अब रिप्रेसिव बाउंड नहीं हो पा रहा है, हमारी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई है। तो इतना सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है इसका मतलब हमारा नेगेटिव रेगुलेटर का कोई पॉइंट था वहाँ पे डिलीशन हुआ है। एंड अगर एक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है इसका मतलब हमारा पॉजिटिव रेगुलेटरी साइड पे कोई हमारा डिलीशन हुआ है। देखिए, अब हमारा यहाँ पे डिलीट करने से 250 to 300 हमने रीजन डिलीट किया तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे नो साइट है, मतलब ना ही यहाँ पे पॉजिटिव रेगुलेशन है ना ही यहाँ पे नेगेटिव रेगुलेशन हुआ। जब हमने यहाँ पे 200 तो यहाँ पे ये एरिया और ये एरिया को आपने हटा दिया। जब हमने 200 to 250 वाला एरिया हमने डिलीट किया तो हमने देखा कि एक्टिविटी जो है इंक्रीज़ हो गई, यानी कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव रेगुलेशन का साइड था, ठीक है। यहाँ पे मतलब कोई हो गया कि पॉजिटिव रेगुलेशन का हमारे पास साइड था, मतलब 200 to 250। तो ये भी हमारा कॉमन साइड था, ये पॉजिटिव रेगुलेशन वाला। जब हमने देखा कि ये अब डिलीट किया उन्होंने -150 से लेके 200 तक, तो यहाँ पे एक्टिविटी जो है वो 175 ही है जो कि हमारी इधर थी। इसका मतलब है कि 150 to 200 पे हमारा कोई एरिया नहीं है, कोई एरिया को कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है। बस ये वाला जो एरिया था जो हमारा पहले भी हुआ था 200 to 250, वहाँ पर कोई हमारी नेगेटिव रेगुलेशन वाली साइड थी जो कि डिलीट हो गई है। तो अब हमारी नेगेटिव रेगुलेटर वाली साइड थी जो कि डिलीट हो गई है, तो हमारी एक्टिविटी हमारी इंक्रीज़ हो गई। यहाँ पे नेगेटिव रेगुलेटर था मतलब, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है नो साइड हो गई, तो ये हो गया, इसकी वजह से ये एरिया भी कट हो गया, ये जो कॉमन एरिया है। अब यहाँ पे देखेंगे 100 and 150 हमारी अगर डिलीट हुई है तो एक्टिविटी यहाँ पे डिक्रीज़ हुई है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ की साइड पे इतनी साइड पे हमारा कोई पॉजिटिव रेगुलेटर था, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव रेगुलेटर था, इसकी वजह से हमारा यहाँ पे एक्टिविटी डिक्रीज़ हो गई। यहाँ पे पॉजिटिव रेगुलेटर था, यहाँ पे हमारा था नेगेटिव रेगुलेटर, ठीक है। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव रेगुलेटर था। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये जो यहाँ पे डिलीट किया, जब 50 to 100 यहाँ पे डिलीट किया तो एक्टिविटी हमारी 50 ही रही जो कि पहले थी। इसका मतलब यहाँ पे भी नो साइट है,
यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं आया। यहाँ पे हमारी जो पॉजिटिव रेगुलेशन के पॉइंट पे डिलीशन हुआ तो हमारी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो गई, एंड यहाँ पे डिलीट करने से फर्दर डिक्रीज़ नहीं हुई है। 50 है, इसका मतलब यहाँ पे नो साइट है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट इज़ 0, इसका मतलब यहाँ पे कोर एलिमेंट प्रेजेंट था 0 to 50 में, जहाँ पे हमारा डिलीट हुआ है। तो अब हमारे को क्या क्या इन्फेरेंस मिल गया कि 200 to 250 हमारे यहाँ पे कोई नेगेटिव रेगुलेटर प्रेजेंट था, रिप्रेसिव प्रेजेंट था, जिसको डिलीट करने से हमारी एक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है। एंड यहाँ पे जो है ये वाला एरिया था 100 एंड 100 के बीच में, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव रेगुलेटर प्रेजेंट था, जिसकी वजह से हमारी डिलीट करने की वजह से एक्टिविटी डिक्रीज़ हो गई। अब हम ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। द रीजन बिटवीन द 100 और 50 और 50 के बीच में हाउसेज अ पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट, नो। यहाँ पे तो हमने बल्कि देखा कि यहाँ पे कोई साइड में डिफरेंस ही नहीं आया है डिलीट करने के बाद, 50 और 50 ही रहा। द रीजन बिटवीन द 200 to 250, 200 to 250 हाउसेज अ नेगेटिव रेगुलेटरी एलिमेंट, येस हमने अभी देखा था कि 200 to 250 में नेगेटिवली रेगुलेटरी एलिमेंट है, क्योंकि उसको डिलीट करने से हमारी एक्टिविटी इंक्रीज हुई 100 से 175। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। देन थर्ड स्टेटमेंट से द रीजन बिटवीन 150 to 200 हाउसेज अ पॉजिटिवली रेगुलेटरी एलिमेंट, नो। यहाँ पे तो बल्कि हमने देखा कि यहाँ पे हमारा कोई भी साइट नहीं है जिसको डिलीट करने से इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि सेम ही रहा। हाँ, यहाँ पे देखिए, ठीक है। सो आंसर जो आता है हमारा दैट इज ओनली बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स। अब ये ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स का क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट होता है कि आरएनए पॉलीमरेज 3 सिंथेसाइजेस mRNA इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आपको जैसे पता होगा आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो mRNA नहीं बनाता बल्कि tRNA बनाता है। सो आरएनए पॉलीमरेज 1 rRNA बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 हमारा mRNA बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 हमारा tRNA बनाता है। तो ये इम्पोर्टेंट था। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो गया है। देन सेकेंड स्टेट्स द टारगेट प्रमोटर ऑफ फॉर आरएनए पॉलीमरेज 3 is usually represented by bipart sequence downstream of the transcription start site। ये हमारा स्टेटमेंट ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आरएनए पॉलीमरेज में हमारा डाउनस्ट्रीम में प्रमोटर प्रेजेंट होता है एंड उधर बाईपार्ट सीक्वेंसेस भी होती है, बॉक्स ए बॉक्स बी भी प्रेजेंट होता है। तो हमारे ये सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट। Then C statement says the assembly factor, transcription factor A, C assists the binding of the positioning factor, transcription factor 3B at the precise location। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया अभी सीक्वेंस में हमारे पास ये प्रमोटर हो गया, यहाँ पे बॉक्स A है, यहाँ पे बॉक्स C है, B है, C है, फाइन। तो यहाँ पे पहले जैसे बाइंड हुआ हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सी बाइंड हुआ, TF से सी बाइंड हुआ, सी ने हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए को बाइंड करवाया, यहाँ फिर इसने ए बाइंड किया, ए के बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी ने बाइंड किया। अब जब बी ये सब बाइंड हो गया तो उसने डाटा बाइंडिंग प्रोटीन की वजह से यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 3 आके बाइंड करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है। देन ट्रांसक्रिप्शन 3B इज़ द लास्ट फैक्टर दैट जॉइंस द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, नो। एक्चुअली अगर ये इस पॉलीमरेज की आरएनए पॉलीमरेज की बात हो रही होती, ये वाले आरएनए पॉलीमरेज की बात हो रही होती थर्ड, तो ये फैक्टर ये हमारा ठीक होता, बट हमारे यहाँ पे बताया नहीं गया कि कौन से आरएनए पॉलीमरेज के लिए बात हो रही है। तो ये बहुत जनरलाइज सा स्टेटमेंट बना दिया है, तो ये इसलिए रॉन्ग हो गया है। Then E states that phosphorylated serine residue in the C-terminal domain of the RNA polymerase second serves as a binding protein for the mRNA processing enzyme। हाँ ये बिल्कुल सही है कि जो हमें पता है यहाँ पे सीरीन का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, जो कि फिर इट सर्व्स एज अ बाइंडिंग साइट फॉर दी mRNA प्रोसेसिंग एंजाइम्स। तो ये हमारा सही है, B, C एंड E हमारा सही हो गया। तो हम एक्चुअली इसमें रूल आउट स्ट्रैटेजी भी कर सकते हैं कि अगर जब आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ा एंड ए हमारा रॉन्ग हो गया तो ही हमारे दो ऑप्शंस यहाँ पे गलत हो जाते हैं, ये वाले और ये वाले। तो एंड बी और ई इसमें कॉमन था, तो आपको सी और डी में से पता करना था। तो ऐसे भी रूल आउट स्ट्रैटेजी से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा रेप्लिकेशन फोक का क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर, आपको पता है ये 5' to 3' हमारा यहाँ पे चल रहा है रेप्लिकेशन, और यहाँ पे जो स्ट्रैंड जा रहा है दैट इज़ नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड, ये हमें पता है। तो फर्स्ट इज़ नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। इधर की साइड हमारा रेप्लिकेशन जो हो रहा है 5' to 3', ये स्ट्रैंड जो बनेंगे दैट इज़ 3' to 5' बन रहे हैं। यहाँ पे नंबर दे रखा है 4, 3 and 2। जैसा कि आपको पता है कि जैसे जैसे रेप्लिकेशन होता जाता है वैसे वैसे हमारा हेलिकेज जो है, रेप्लिकेशन फोक जो है यहाँ पे वो खुलता जाएगा, इस डायरेक्शन में हमारा खुलता जाएगा, राइट। तो ये ही बस हमें, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हमें ये पता होना चाहिए कि रेप्लिकेशन फोक किस डायरेक्शन में खुल रहा है, राइट, इस डायरेक्शन में खुल रहा है हमारा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सेज A1 रिप्रेजेंट द लीडिंग स्ट्रैंड, जो कि हमें पता है ये लीडिंग स्ट्रैंड है। while second, third and fourth represent the Okazaki fragments, जो कि हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। देन बी स्टेट्स अमंग द ओकाजाकी फ्रेगमेंट सिंथेसिस ऑफ द फोर्थ वाला अकर्स प्रायर टू द सिंथेसिस ऑफ द थर्ड एंड सेकेंड, जो कि बिल्कुल ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं आप लोग कि यहाँ से रेप्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, जो कि आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ये फोक यहाँ से खुलता जाएगा, यहाँ से रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में होता जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो फोर्थ हमारा पहले होगा, देन थर्ड होगा एंड देन सेकेंड होगा। तो हमारा बी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। C states among the Okazaki fragment synthesis of the second will take first and synthesis of the third and fourth, जो कि हमारा बिल्कुल रॉन्ग है, हमारा इस डायरेक्शन में चल रहा है। सो इसकी वजह से A and B are correct. Moving on to next question. Many organism encodes only 18 amino acyl tRNA synthetase. These organism lacks that use of the asparagine and the glutamine for the direct synthesis, for the direct aminosylation of the tRNA, ठीक है। Which one of the following statement represent the correct option? उसमें ये बताया कि हमारा एस्पार्जिन और ग्लूटामाइन डायरेक्टली तो बनता नहीं है, तो फिर वो कैसे बनता है। तो एक्चुअली होता क्या है इन ऑर्गेनिजम्स में, हमारा जब हमें एस्पार्जिन और ग्लूटामाइन बनाना होता है तो उसके लिए क्या होता है, एस्पार्टेट tRNA अटैच हो जाता है, एस्पार्टेट tRNA से अटैच हो जाता है सिंथेटेज, एंड वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। एंड ग्लूटामाइन के लिए ग्लूटामेट जो होता है वो tRNA से अटैच हो जाता है। और ये लेटर ऑन जो होते हैं ना, ये लेटर ऑन क्या करते हैं, ये मॉडिफाई हो जाता है एस्पार्जिन में और ये ग्लूटामाइन में। सिंथेटेज इनको रिकॉग्नाइज करता है एंड देन ये मॉडिफाई हो जाते हैं एस्पार्जिन एंड ग्लूटामाइन में। तो इस चीज़ के लिए ये स्टेटमेंट जो है, इन दीज ऑर्गेनिज्म द tRNA, एस्पार्जिन एंड द ग्लूटामाइन आर फर्स्ट aminosylated by the aspartate and the glutamate respectively, and then aspartate and glutamate attached to the tRNA are modified to the asparagine and the glutamine respectively. तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। So next question, ribosome prepared from the bacterium were fractionated by the sucrose density gradient centrifugation panel to separate the 30S, 50S and the 70S population. When the ribosome preparation were incubated individually with elongation factor G, a newly identified protein X or GTP, the protein remain unchanged. देखिए क्या है इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि ना 3 फैक्टर्स हैं, 30S, 50S एंड 70S। तो एक तो इलॉन्गेशन फैक्टर G के संग किया है, एक प्रोटीन X के संग किया हुआ है और एक हमारा किया हुआ है GTP के साथ, ठीक है। तो अब हमने ये देखा इंडिविजुअली जब किया तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है, इंडिविजुअली जब किया। एंड देन हमने क्या किया, नो चेंजेस वर सीन इन द प्रोफाइल व्हेन द राइबोसोम प्रिपरेशन वर इंक्यूबेटेड विद द एलॉन्गेशन फैक्टर प्लस GTP या फिर प्रोटीन X प्लस GTP, ठीक है। ये दोनों कॉमन, या तो इन दोनों के साथ या तो इन दोनों के साथ, ठीक है। कह रहा तो भी कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब GTP तो कुछ भी नहीं कर रहा है। However, when the ribosome preparation were incubated with the तीनों के साथ प्रोटीन X even together, it results in a change in the profile, show a decrease in the 70S। यहाँ पे देखेंगे 70S बढ़ा हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज हो गया प्रोफाइल, यहाँ पे 50S बढ़ गया, यहाँ पे 30S भी बढ़ गया।
तो इन ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन सेज ए प्रोटीन एक्स इज एन एंटी एसोसिएशन फैक्टर विच फंक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ द ईजीएफ एंड वो। देखिए एंटी एसोसिएशन फैक्टर जो है, एंटी एसोसिएशन वर्ड गलत है। एंटी एसोसिएशन मतलब हो गया कि वो एसोसिएट ही नहीं करने दे रहा। 70s बन तो रहा है, 70s बन रहा है हमारा, अगर एंटी एसोसिएट होता तो 70s भी नहीं बनता। ठीक है, तो ये जो एंटी एसोसिएशन वर्ड है वो गलत है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। Second statement says protein X is a dissociation factor which works in the presence of the EGF and GTP। ये हमारा ठीक है कि हमारा जब हमारा सेंट्रिफिकेशन कर रहे हैं तो हमारी 3 सब यूनिट्स बन रही है एंड देन उसके बाद बनने के बाद वो डिसोसिएट कर रहा है, ये स्टेटमेंट हमारा ठीक है। देन प्रोटीन X binds GTP, wrong। EGF is known to bind GTP, hence it can be concluded the effect of the GTP is through the EGF and protein X does not bind। No, क्योंकि दोनों जब हमारा प्रोटीन एक्स और जीटीपी से बाइंड कर रहा था, जब EFG जीटीपी के संग था तो इफेक्ट ही नहीं आया था, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया है। जब तीनों को साथ में डाला तभी इफेक्ट आया है। Next question, following statements were made about the post-transcriptional processing of the RNA in the eukaryotes। जो post-transcriptional modifications होते हैं उसके बारे में है, जैसे कैपिंग होती है 5' में, एक्सॉन्स रिमूव, इंट्रॉन्स, ये सब तो वो बताया गया है। देखिए, so A statement says soon after the transcription initiation the RNA polymerase II pauses 30 nucleotide downstream जाके from the site of the initiation until the cap structure is added to the 5' and to the nascent pre-RNA, जो कि बिल्कुल ठीक है कि हमारे 5' एंड पे हमारे कैप स्ट्रक्चर जब तक कैपिंग नहीं होती है तब तक वो पॉज रहता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है। देन द 5' स्प्लाइट साइड्स आर फंक्शनली डाइवर्जेंट वेयर एज 3' साइड्स जो होती हैं हमारी फंक्शनली इक्विवेलेंट। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि दोनों साइड्स ही जो होती है हमारी इक्विवेलेंट होती है। Third statement says, in addition to the helping in recognition of the splice site, the exon definition also functions in splicing regulator by allowing pairing and linking of the adjacent 5' and 3' splice sites। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है कि 5' and 3' पे हमारे स्प्लाइसिंग करता है, लिंकिंग कर देता है, तो वो बिल्कुल ठीक है। D statement says intron definition mechanism applies only to the larger introns above 500। नो, इंट्रॉन डेफिनेशन मैकेनिज्म किस पे करता है? जो हमारे लेस देन 250 बेस पेयर से लेस हो, ठीक है, लेस देन 250 बेस पेयर हो। और हमारा 500 के लिए कौन सा होता है? हमारा 500 के लिए होता है ऊपर एक्सॉन डेफिनेशन मैकेनिज्म, ये याद रखिएगा। लेस देन 250 के लिए होता है इंट्रॉन्स एंड मोर देन 500 के लिए होता है हमारा मोर देन 250 के लिए होता है हमारा एक्सॉन डेफिनेशन मैकेनिज्म। एंड सो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। E statement says the splicing reaction carried out in vitro have revealed that the first and second transesterification reactions are reversible। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट, एंड इसकी वजह से जो हुआ है हमारा स्टेटमेंट सही A, C एंड E है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से रेप्लिकेशन का क्वेश्चन आया हुआ है। अभी हमने इसी पेपर में एक और रेप्लिकेशन फोक का क्वेश्चन था, ये अगेन रेप्लिकेशन फोक का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। सो इन द डायग्राम बिलो द डॉटेड लाइन मार्क्स द पॉइंट ऑफ द इनिशिएशन। तो ये जो लाइन मार्क की ये है ORA, ओरिजिन, यहाँ से इनिशिएशन हो रहा है, तो इनिशिएशन ऑफ द बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। तो पहले हम ये समझ लेते हैं इसमें रेप्लिकेशन कैसे होगा। यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है तो हम 2 फोक्स बना लेते हैं, 2 रेप्लिकेशन फोक बनेंगे, ठीक है। ठीक है, एक यहाँ पे बनेगा। ओरिएंटेशन का ध्यान रखिएगा, ये है 5', ये है 3', ये है 3', ये है 5'। तो अब जो यहाँ पे सिंथेसाइज होगा, तो ये हो गया हमारा 5', ये हो गया हमारा 3', ठीक है, ये हो गया हमारा 3', ये हो गया हमारा 5'। तो अब जो यहाँ से सिंथेसाइज जो होगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो ये वाले फोक का जो हमारा रेप्लिकेशन होगा वो एक देखिए इस डायरेक्शन में वो 5' to 3' होगा, राइट। तो ये तो हमारा हो गया लीडिंग स्ट्रैंड, और यहाँ पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगी, ये 3' है, इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ से ये खुलता जाएगा, एक फ्रेगमेंट बनेगा, एक फ्रेगमेंट बनेगा, एक फ्रेगमेंट बनेगा, ठीक है। हमारा इस डायरेक्शन में ये होगा हमारे लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है।
एंड अब इसी तरह यहाँ पे 5' to 3' हमारा यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड बन गया, एंड हमारे यहाँ पे 5' to 3' यहाँ से स्टार्ट होगा, ये फ्रेगमेंट बनेगा, ये फ्रेगमेंट बनेगा, ये फ्रेगमेंट बनेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 5', ये हो गया हमारा 3', ठीक है। अब इसमें फर्स्ट थिंग क्या कह रहा है ये आपको समझ में आ गया, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ओरिएंटेशन का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ठीक है। सो ऑन द राइट साइड ऑफ द डॉटेड लाइन द लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस अकर यूजिंग दी अपर स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट। तो राइट साइड में हमारा अपर साइड पे कौन सा है, लैगिंग स्ट्रैंड है, ना कि हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है, तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ऑन द राइट साइड ऑफ द डॉटेड लाइन लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस अकर यूजिंग द लोअर स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखेंगे तो लोअर स्ट्रैंड में हमारा वो है लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, राइट साइड में। एज अ लाइगेज डेफिशिएंट म्यूटेंट, मतलब लाइगेज की क्या होता है काम, उसका होता है कि हमारी जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं उनको ज्वाइन करना है। अब म्यूटेंट है, मतलब इसका मतलब ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हमारे ज्वाइन नहीं हो पाएंगे एंड वो अफेक्टेड रहेंगे। सो अ लाइगेज डेफिशिएंट म्यूटेंट वुड अफेक्ट द रेप्लिकेशन ऑफ द अपर स्ट्रैंड ऑफ द लेफ्ट साइड। अपर स्ट्रैंड ऑफ द लेफ्ट साइड में म्यूटेंट जो होगा वुड अफेक्ट द रेप्लिकेशन, नहीं अफेक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि हमारे तो यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड है, तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। Then D, a ligase deficient mutant would affect the replication of the lower strand of the left side. लेफ्ट साइड में लोअर स्ट्रैंड को अफेक्ट करेगा, येस, क्योंकि हमारे ये लैगिंग स्ट्रैंड है, यहाँ पे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स है। अगर हमारे यहाँ पे लाइगेज डेफिशिएंसी होगी तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हमारे ज्वाइन ही नहीं हो पाएंगे एंड वो अफेक्ट करेगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, बी एंड डी। तो आंसर इज बी एंड डी।